A very good afternoon to all students. My today's topic is Bell's palsy, that is also known as facial paralysis. Okay, so this facial paralysis that usually results from the injury to the seventh cranial nerve, that is facial nerve. Seventh cranial nerve is facial nerve. तो Bell's palsy में जो पैरालिसिस होता है वो फेशियल नर्व में पैरालिसिस होने की वजह से होता है। तो फेशियल नर्व अगर पैरालिसिस होगा तो जो भी सिम्टम होंगे वो फेशियल फीचर्स में एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी, ठीक है, जैसे आइज़ में, लिप्स में, माउथ में, ठीक है। सो अब इस इमेज को देखो, यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज इज दैट इज़ अ नॉर्मल फेस एंड इन सेकेंड इमेज द आइज एंड द लिप्स एंड द वन साइड ऑफ फेस that are sagged, means bent downwards. So this is a main feature of facial paralysis of Bell's palsy. Let's come to the definition. So it is an unexpected episode of facial muscle weakness or paralysis that begins suddenly and then worsen over 3 to 5 days. Okay, so this condition results from damage to the seventh cranial nerve and pain and discomfort usually occurs on one side of the face or head. Second is, what are the causes that causes Bell's palsy? A specific cause of Bell's palsy is unknown. So इसका कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है। मेनली ये डिजीज़ किस वजह से हो रही है? नर्व में डैमेज। अब वो नर्व किस लिए डैमेज होती है? अगर बॉडी में कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, जो नर्व्स को डैमेज करती है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि अगर डायबिटीज़ की जो कंडीशन है वो टाइमली ट्रीट ना हुई तो बाद में चलकर वो नर्व्स को डैमेज कर देती हैं बॉडी में। तो ये भी इसका एक कॉज है। हाई बीपी है, ट्रॉमा, टॉक्सिन्स, जीबी सिंड्रोम, गुलियन-बेरी सिंड्रोम होता है जिसमें वीकनेस होती है, मोटर जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस होने लगती है। सार्कोइडोसिस है। सार्कोइडोसिस भी एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है जिसमें बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मास फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और मायस्थीनिया ग्रेविस है। मायस्थीनिया ग्रेविस है, जीबी सिंड्रोम में, ये सारी ही न्यूरॉन के डिसऑर्डर्स होते हैं। अभी इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो जीबी सिंड्रोम में मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ना है। तो इन दोनों में ही क्या हो जाता है, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना। तो अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कुछ न्यूरॉन ही अगर फंक्शन नहीं करेगा तो उस वजह से ये फंक्शन नहीं हो पाएंगे नर्व सिग्नलिंग के इधर से उधर बॉडी के पार्ट में। तो उस वजह से जो वीकनेस हो जाती है मसल्स में, तो वो कंडीशन होती है मायस्थीनिया ग्रेविस। इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन इसका एक मेन कॉज होता है। इन्फेक्शन की वजह से ही नर्व डैमेज हो सकती है। अब सेकेंड है इसके रिस्क फैक्टर्स। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक एक किसी एज पे ये मतलब कि पैरालिसिस नहीं होता है। मेनली ये देखने को मिलता है जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस में, या फिर जो पीपल हु हैव डायबिटीज़, जिसको रहता है डायबिटीज़, या पीपल विद इन्फ्लुएंजा एंड कोल्ड और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिनको रहता है उनको ये हो सकता है। एंड इट इज़ लेस कॉमन बिफोर एज 15 और एज 60। उसके बाद है इसके सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम्स को देखने से पहले ये एनाटॉमी देखो बेल्स पैल्सी की। तो ये फेशियल नर्व्स दिख रही हैं इसमें। तो फेशियल नर्व कनेक्टेड है किससे? लैक्रिमल ग्लैंड्स जो आइज़ में टीयर सिक्रेशन करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और एयर से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर फेशियल नर्व में अगर यहाँ पे इंजरी हो गई है या कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो गई है तो इसमें इंजरी होने की वजह से ये बाकी चीज़ें भी अफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स में इससे इफेक्ट होगा तो टंग में टेस्ट नहीं होगा, 1/3 पार्ट में टेस्ट सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है। आइज़ में लैक्रिमल ग्लैंड में भी अफेक्ट करेगा तो आइज़ एक साइड को बेंड हो जाएगी, या फिर टीयर सिक्रेशन नहीं हो ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये एयर्स में भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसके मेन जो साइन सिम्टम है वो आइज़ में है, और आइज़ लिप्स में है, और फेस में है। तो इसमें फर्स्ट सिम्टम है इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड क्लोज नहीं हो पाती है, माउथ एक साइड को बेंड हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है एक साइड, ठीक है। और साथ में फेस में सेंसेशन लॉस्ट हो जाता है, हेडेक होता है, टीयरिंग होती है इसमें, ठीक है। ड्रूलिंग में वन साइड बेंड हो जाना फेस का, और टंग में भी 1/2 पार्ट में टेस्ट का सेंसेशन लॉस्ट हो जाता है।
एयर में भी एयर फैक्टर होता है, इस वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है साउंड के लिए, साउंड नहीं आती हैं, सुनाई नहीं देती हैं, आइज़ क्लोज़ नहीं हो पाती हैं, जिस जो आई इफेक्टेड है वो क्लोज़ नहीं हो पाती है। अब इसके बाद इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। तो यूजुअली डॉक्टर जो होता है वो फेशियल वीकनेस को एग्जामिन करते हैं, फेशियल नर्व को, जिससे जो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हमने पढ़े थे उसमें है फेशियल नर्व को कैसे एग्जामिन करते हैं। तो उसके साथ ही कुछ टेस्ट हैं जैसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें कि हम देखते हैं कि नर्व डैमेज किस हद तक है। और दूसरी चीज़ MRI हम यहाँ पे कर सकते हैं फेशियल नर्व में डिसफंक्शंस को देखने के लिए, कौन सी नर्व डैमेज हुई है, किस साइड डैमेज हुई है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया कंडीशन कुछ फ्यू वीक्स या कुछ मंथ में खुद ही रिकवर हो जाती है, लेकिन फिर भी इसका जनरल जो ट्रीटमेंट होता है वो इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करने के लिए। एंटीवायरल हम इसमें दे सकते हैं क्योंकि ये मेनली इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये ट्रीटमेंट तभी इसमें अप्लाई होता है अगर हम इसको विदिन 2 और 3 डेज़ ऑफ, जब भी हमें कंडीशन का पता चला है तो उस टाइमिंगली हम दें मेडिसिन, तभी इफेक्टिव होगी। सेकंड, सर्जरी भी इसका एक लास्ट ऑप्शन होता है जब भी पैरालिसिस पूरे होल फेस में है। यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस इसके ज़्यादा हैं सर्जरी की, क्योंकि सर्जरी की वजह से पेशेंट को परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है और परमानेंट फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है। और साथ में इसमें हम जनरली क्या करते हैं, आइज़ में इसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है कि आइज़ ब्लिंक नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आई को हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, ड्राई रखना है। स्टेराइल आई ऑइंटमेंट हम लगा सकते हैं, आई पैचेस हम लगा सकते हैं आइज़ को क्लोज़ करने के लिए और आइज़ को मॉइस्ट रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। तो इसमें मेनली किस में फंक्शन हो रहा है, फेशियल में। तो फेस में अगर फेस में पैरालिसिस हो गया है, एबनॉर्मलिटी हो गई है, तो पेशेंट को बॉडी से रिलेटेड कुछ फॉल्स इमेजेस आएंगे, मतलब कि नेगेटिव इमेजेस खुद के लिए बनाएगा। तो हम फर्स्ट इसका डायग्नोसिस इसी से रिलेटेड बना सकते हैं, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस हुआ है रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर विजन। तो अगर बॉडी इमेज वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसकी वजह से क्या नहीं कर पा रहा है पेशेंट की, तो कुछ एबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, नहीं कर पाता है वो, जैसे उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आईलिड क्लोज हो गई है एक साइड की। साथ में तो इसके लिए क्या नर्सिंग, सेकेंड है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन मीन्स कि डिस्टर्ब हो जाना, मीन्स कि उसको, जैसे मैंने आपको बताया फेस में सेंसेशन का लॉस्ट हो जाता है, अगर आप उसको पिंच भी करोगे तो उसको फील नहीं होगी वो सेंसेशन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं, सबसे पहले पेशेंट की नॉलेज को हमने असेस करना है कि उसको कितना लगता है कि उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है और कितने फंक्शन वो कर सकता है। अगर बॉडी में ये एबनॉर्मलिटी आ गई है तो इससे हमें क्या पता चलता है, उसकी जो रिस्पॉन्स हम लेंगे उससे पता चलता है कि उसका अपने लिए क्या परसेप्शन है उसका, ठीक है। अगर उसकी बॉडी में फेस में अगर एक एबनॉर्मलिटी होने से उसको अपने लिए क्या परसेप्शन उसने खुद का बनाया है, ठीक है। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वर्बलाइजेशन के लिए, अपनी प्रॉब्लम को, कंसर्न्स को बताने के लिए, ठीक है। इससे हमें क्या मिलती है, हम उसके फेयर को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि ऐसे कंडीशन में पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हुआ तो फेशियल एक्सरसाइजेज हम करने को बोल सकते हैं, जिससे कि मसल टोन वहाँ पे बना रहे, ठीक है। और साथ ही कुछ इंटरवेंशन जैसे मैंने आपको बताया, आइज़ को प्रिवेंट करना है ड्राई होने से और इंजरी से प्रिवेंट करना है। पेशेंट को ओरल केयर के लिए हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमें इसको एजुकेट करना है कि जो अफेक्टेड साइड है उस साइड से वो फूड को ना लें, अनअफेक्टेड साइड से फूड को लें, ठीक है। ये जनरल मेजर्स होते हैं, नर्सिंग मेजर्स होते हैं जो हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू।